पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कक्षा 10 की विज्ञान के जो बायोलॉजी वाले चैप्टर हैं अध्याय 6 के 2 क्वेश्चन समझाए थे। उसमें आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आज हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन समझा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को वो 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है और नोट भी बनाते जाना साथ में। जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है वृक्क के प्रमुख कार्य लिखिए। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। हमारे शरीर में वृक्क 2 पाए जाते हैं, किडनी 2 पाई जाती हैं, जो क्या क्या कार्य करते हैं, मतलब किडनियों का क्या कार्य होता है उनके बारे में समझना है हमें। तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं आज कि वृक्क के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखना। आंसर में जैसे लिखो आप लोग लिखना वृक्क के कार्य निम्नलिखित हैं। वृक्क जो होते हैं सबसे पहले जल का संतुलन बनाए रखते हैं, मतलब अपने शरीर में जैसे अधिक मात्रा हो जाती है जल की तो उसे क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, मूत्र के द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जल का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा है अम्ल एवं क्षार का संतुलन। अम्ल मतलब ज्यादा खट्टे पदार्थ और क्षार मतलब कड़वे या कसेले पदार्थ। अगर ज्यादा खट्टे पदार्थ या कसेले पदार्थ अपने शरीर में हो जाए तो उनका भी क्या कर देते हैं, वो संतुलन बनाए रखते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद है लवण का संतुलन। लवण मतलब होता है नमक। नमक का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर अपने शरीर में अधिक मात्रा हो जाए नमक की तो उसे क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। फिर है हानिकारक पदार्थों का संतुलन। हानिकारक पदार्थ मतलब जैसे कि विष है, दवाइयाँ हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, मूत्र के द्वारा मूत्र के साथ मिलकर बाहर निकाल देते हैं किडनी। किडनी जो होती हैं वो अपने शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती हैं, अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं, लवण का संतुलन बनाए रखते हैं और हानिकारक पदार्थों का संतुलन बनाए रखते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप लोगों को नोट करना है। तो क्वेश्चन है वृक्क के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आप लोग लिख लेना कि वृक्क के कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहली हेडिंग जो है वो है जल संतुलन। शरीर से जल की अतिरिक्त मात्रा को निकाल कर जल का संतुलन बनाए रखते हैं, मतलब अगर जल अधिक मात्रा में हो जाए शरीर में तो उसको क्या कर देते हैं, वो निकाल कर जल का संतुलन बनाए रखते हैं। उसके बाद है अम्ल क्षार का संतुलन। अम्ल मतलब होता है खट्टे पदार्थ, क्षार मतलब कसेले या कड़वे पदार्थ। अगर इन दोनों का अधिक मात्रा हो जाए अपने शरीर में तो उनका क्या कर देते हैं, शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। फिर है लवण संतुलन। लवण मतलब हमने बताया भी आप लोगों को, लवण मतलब होता है नमक। तो लवणों की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर करने का कार्य कौन करते हैं, वृक्क या किडनी। किडनी को ही क्या कहते हैं, वृक्क, और वृक्क को ही किडनी। इसके बाद है हानिकारक पदार्थों का संतुलन। जो अपने शरीर में जहरीले पदार्थ पहुंच जाते हैं ना खाने के साथ, कुछ भी जैसे कि विष है, दवाइयां हैं आदि, बहुत सारे जहरीले पदार्थ जो है अपने शरीर में पहुंच जाए तो मूत्र के साथ मिलकर क्या कर देते, बाहर निकाल देते। अन्य हानिकारक पदार्थ जैसे विष, दवाइयां आदि को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है यकृत के कोई 5 कार्य लिखिए। तो यकृत मतलब हमने बताया था यकृत किसे कहते हैं, आमाशय को। आमाशय को ही यकृत कहते हैं, ठीक है। तो आमाशय के कोई 5 कार्य लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आया, यकृत के कोई 5 कार्य लिखिए। तो सबसे पहले है यकृत जो होता है, आप लोग सबसे पहले लिख लेना कि यकृत के कोई 5 कार्य निम्न हैं। उसके बाद यकृत में पित्तरस का स्त्रावण होता है। स्त्रावण मतलब निकलता है पित्तरस यकृत में। यकृत में पित्तरस का स्त्रावण होता है जो अम्लीय प्रभाव को कम करता है और भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद है वसा का संचय करता है, मतलब जो वसा हो जाती है अपने शरीर में यदि तो उसका क्या करता है संचय करता है, अपने अंदर वसा का संचय करता है। उसके बाद है आप लोगों को कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और लाल रक्त कणिकाओं, इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। लाल रक्त कणिकाओं जिसे कहते हैं रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी, तो उनका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। लाल रक्त कणिकाओं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। और जो विषैले पदार्थों को, अगर अपने शरीर में विषैले पदार्थ हो तो विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं शरीर से क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं, उन्हें क्या कर देती हैं,
शरीर की रक्षा करती हैं विषैले पदार्थों को निष्क्रिय बनाकर। निष्क्रिय मतलब जो भी वो कार्य करती हैं, मतलब विषैले पदार्थ हैं अपने शरीर में, ठीक है, तो उनको निष्क्रिय बनाकर, उनका कोई कार्य नहीं करने देती, और निष्क्रिय बनाकर क्या करती है, शरीर की रक्षा करती हैं। तो हमने आप लोगों को बताया 5। सबसे पहले यकृत के जो 5 कार्य है वो है, यह है पित्तरस का स्त्रावण। स्त्रावण मतलब निकलता है यकृत से पित्तरस। पित्तरस का स्त्रावण करता है, पित्त भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। आप लोग साथ में लिखते जाना, ठीक है, हमने इसलिए लिख दिए हैं बोर्ड पर सारे। यह पित्तरस का स्त्रावण करता है, पित्त भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। उसके बाद दूसरा है वसा का संचय करता है, मतलब जो अपने शरीर में वसा एकत्रित होती है वो कहाँ पे होती है, यकृत या आमाशय में वसा का संचय करता है। तीसरा है यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जो अमोनिया होते हैं हानिकारक पदार्थ, वो क्या करता है, यूरिया में बदलता है, और यूरिया लास्ट में मूत्र के द्वारा बाहर निकल आता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और लाल रक्त कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, यकृत में होता है। आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। और विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। लास्ट है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये हो गया आपके 5 पॉइंट यकृत के। आप लोग साथ में नोट करते जाना और घर पर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है आप लोगों का, रक्त एवं लसिका में 5 अंतर लिखिए। रक्त एवं लसिका में 5 अंतर लिखिए। तो आप लोगों को रक्त एवं लसिका 2 कॉलम बनाने हैं। पहले लिख देना इसके, जैसे आप लोग आंसर लिखोगे तो उसमें लिख देना कि रक्त एवं लसिका में 5 अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप लोग 2 कॉलम बनाना, एक साइड रक्त एक साइड लसिका। तो जो रक्त होता है, रक्त लाल रंग का द्रवीय ऊतक है। रक्त कैसा है, लाल रंग का द्रवीय ऊतक है। लेकिन लसिका जो है, लसिका एक रंगहीन, मतलब कोई भी रंग नहीं होता है, लसिका का कोई भी रंग नहीं होता है। तो लसिका रंगहीन एक द्रवीय ऊतक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जो लसिका रक्त होता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं, जिसे बोलते हैं आरबीसी, रक्त में लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, और लसिका में लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तीसरा जो पॉइंट है, रक्त में WBC जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं कम मात्रा में होती हैं। होती तो है पर कैसी होती हैं, कम मात्रा में होती हैं। लेकिन लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में होती हैं। और जो रक्त है, रक्त में जो विषैले पदार्थ होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। रक्त में विषैले पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में विषैले पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है कि रक्त में O2 व पोषक तत्व अधिक होते हैं, जबकि लसिका में O2 व पोषक तत्व कम होते हैं। आप लोग देखो, आप लोग साथ में लिखते जाना। रक्त एवं लसिका में रक्त जो है, पहला पॉइंट, रक्त लाल रंग का द्रवीय ऊतक है, और लसिका एक रंगहीन द्रवीय ऊतक है। रक्त में इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें अनुपस्थित होती हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं, कम संख्या में, लेकिन लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में रहते हैं। और जो रक्त है इसमें O2 तथा पोषक तत्व अधिक होते हैं, लेकिन लसिका में O2 तथा पोषक तत्व कम होते हैं। ये हो गया आप लोगों की रक्त एवं लसिका में 5 अंतर। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6वां, जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, उसके लिए वो कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री
निम्न तरीके से प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं अपन CO2। तो CO2 जो है पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। आप लोगों को पता होगा जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं। तो जो वातावरण में CO2 उपस्थित होती है, हमारे वातावरण में जो CO2 उपस्थित होती है, तो पौधे उन रंध्रों के द्वारा वातावरण से CO2 अवशोषित करते हैं। पौधे वातावरण से रंध्रों के द्वारा CO2 अवशोषित करते हैं। फिर है जल। जल जो होता है पृथ्वी के अंदर मृदा में, मृदा मतलब जानते हो मिट्टी, मिट्टी में पौधे मिट्टी में से जल को जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और उन्हें पत्तियों तक स्थानांतरित कर देते हैं या पत्तियों तक भेज देते हैं। तो पौधे जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करते हैं और उसे पत्तियों तक भेज देते हैं। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश। तो आप लोगों को पता है सूर्य का प्रकाश सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। लास्ट है क्लोरोफिल, जिसे कहते हैं हरित लवक। हरित लवक भी कहते हैं क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल हमेशा जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो उन हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। मतलब पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है। आप लोगों को बताया हमने प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पता है आप लोगों को CO2 उपस्थित होनी चाहिए, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सब की क्या होती है, जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो सबसे पहले यह कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे CO2 कहते हैं। तो पौधा वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। और जल, पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, हमने बताया जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं और उन्हें पत्तियों तक इनका परिवहन, परिवहन मतलब भेजना होता है, परिवहन मतलब भेजना या स्थानांतरित करना। तो पत्तियों तक इसका क्या कर देते हैं, परिवहन कर देते हैं। इसके बाद है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश सिर्फ एक ही उपाय है इसका कि सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित नहीं होगा। तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसके बाद है क्लोरोफिल। लास्ट है क्लोरोफिल या हरित लवक, हमने बताया उसे क्या कहते हैं, हरित लवक। तो हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या होता है, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है या होता है। तो पौधों की पत्तियां जो हरी होती है उसमें क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोफिल उसमें उपस्थित होता है। इसके बाद है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। इसके लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, अब है आप लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 7वां, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे रक्त में उपस्थित होता है या खून में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कई सारे रोग होते हैं, थकान महसूस होती है, चक्कर। सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन के लिए अधिक उच्च मतलब वो रखता है कि वो जल्दी से मिल जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो होती है, जैसे हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है रक्त में तो ऑक्सीजन उसके साथ बहुत जल्दी मिल जाती है या उच्च बंधुता रखता है उससे मिलने के लिए। और जैसे अगर हीमोग्लोबिन कमी है या हीमोग्लोबिन जिसे रक्त भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी अपने शरीर में होगी तो थकान, चक्कर जैसे कई लक्षण आते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता और थकान महसूस होने लगती। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। मेन जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से वो एनीमिया रोग होता है। और कभी कभी हीमोग्लोबिन की अगर व्यक्ति में अधिक मात्रा की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की अधिक कमी हो जाए तो व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मानव में श्वसन बढ़क जो होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता रखता है या उच्च बंधुता रखता है और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या आ जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करने लगेंगे। जो हमारी श्वास अधिक तेज चलने लगी और हमें थकान भी महसूस होगी और श्वास की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है,
एनीमिया। ये कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। और इसकी अगर अत्यधिक कमी हो जाए तो रोगी की क्या भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये हो गया आप लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन 7वां, कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम है। अब इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।